अथ साम्प्रतं निवेदयामि आगामी सत्रस्य मुख्य वक्तृन् प्रोफेसर गिरीशनाथ झा महाभागान् यत् ते स्वकीय कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एंड संस्कृत इति विषये अभिभाषणेन अस्माकम् अभिभूयासु। प्रोफेसर गिरीशनाथ झा महाभागा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। अब अगला सत्र हम शुरू करते हैं। अगले सत्र में 2 व्याख्यान होंगे और इस विषय का प्रवेश हम करेंगे आज। उसके बाद अगले दिन यानी कल फिर हम नए विषय का प्रारंभ करेंगे। तो ये बात मैं बताना चाह रहा था कि कई हमारे जो प्रतिभागी हैं दूसरे देशों के भी हैं और यूरोप के हैं, इंग्लैंड के मैंने एक आध देखे हैं। तो हो सकता है उनको भाषा में थोड़ी समस्या हो रही होगी, इसलिए हमने कोशिश ये की है कि जो पीपीटी की भाषा है वो अंग्रेज़ी है और हम जो बोलेंगे वो हिंदी मुख्यतः बोलेंगे, ताकि क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भाषा मुझे लग रहा है कि प्रतिभागी हैं इसमें। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और जहाँ पे समस्या होगी हम अंग्रेज़ी का भी प्रयोग उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी पहला जो व्याख्यान है उसमें हम संगणकी भाषा विज्ञान और संस्कृत दोनों का अंतर संबंध क्या है और इस विषय का प्रवेश हम अभी करते हैं। तो जो संगणकी भाषा विज्ञान और संस्कृत दोनों का अंतर संबंध है, मैं भी 1 बजे तक इसको ख़त्म करता हूँ इसको, और ये विषय प्रवेश मात्र है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस विषय में एक प्रवेश मिलेगा और आप बातों को समझ पाएंगे। तो देखिए 2 टर्म इसके लिए प्रचलित हैं, संगणकीय भाषा विज्ञान CL, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, दोनों विषय नाम अलग अलग है, विषय एक ही है। और आमतौर पर संगणक विभागों में हम NLP शब्द का इस्तेमाल करते हैं और भाषा या भाषा विज्ञान विभाग में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। और ये बहुविषयक और अंतर विषयक फील्ड है। भाषा विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, AI, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लॉजिक, कॉग्साई, ये सारे विषय हम इस्तेमाल करते हैं। और गोल ये है, उद्देश्य ये है कि फॉर्मल और कंप्यूटेबल मॉडल्स बनाना प्राकृतिक भाषा। जो प्राकृतिक भाषाएं हैं इनको कंप्यूट करना बहुत कठिन माना गया है और ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इनकी बात की जाती है। तो इनमें बहुत से लोग कहते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होता और कोई कुछ भी बोल देता है और शब्दों का काफ़ी हेर फेर कम्युनिकेशन में होता है। तो कैसे इनके फॉर्मल रूपात्मक और कंप्यूटेबल मॉडल्स बनाए जाए ताकि मशीन को बात समझाई जा सके। और मशीन इंटेलिजेंट होगा तो बिना भाषा को समझे, भाषा में कहीं बात को समझे बिना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ये बात शुरू से कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस में शुरू से ये बात कही जा रही है। और 2 बातें कि ह्यूमन लैंग्वेजेस का मॉडल बनाना कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए 2 तरीकों से, या तो हम उस भाषा का व्याकरण और कोश का इस्तेमाल करें, या जो आजकल सांख्यिकी विधि चल रही है, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकल जो मॉडल्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, जो भाषा के व्यवहार में कई सारे अन्य प्रश्न होते हैं जो आमतौर पे भाषा विज्ञान के कोर्सेज में आपको उनका परिचय मिलेगा, उन सब पे हम कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव अप्रोचेस कैसे लगा सकते हैं, ये भी एक उसमें करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग की शुरुआत से ही इस विषय पे जोर दिया जा रहा था कि कैसे हम कंप्यूटर में भाषा के जरिए इंटेलिजेंस ला सकते हैं। तो देखिए आवश्यकता जो 40s में पड़ी, जब वार का समय था, तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन काफ़ी ज़ोरों पे था उस पर, कैसे मैसेज को इनक्रिप्ट करना, संवाद को, ताकि हमारे अपने ही लोग उसको समझ सकें डिक्रिप्ट करके। और इसी तर्ज पे न्यूरल ऑटोमेटा नेटवर्क्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स पे भी कार्य हुए। 50 के दशक में मशीन अनुवाद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था कि वार विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की आवश्यकता थी, मशीन के जरिए उसको अनुवाद करने की आवश्यकता थी। तो टेक्स्ट कन्वर्टर्स बनाए गए, जैसे कि एक भाषा और दूसरी भाषा में अनुवाद करना हो मशीन के द्वारा, तो हम डिक्शनरी, पैरेलल डिक्शनरी बना दें तो टेक्स्ट कन्वर्ट मशीन कर देगा, तो कुछ बात समझ में आ जाए। जैसे रशियन से अंग्रेजी, अंग्रेजी से रशियन करना हो, तो ये चीज़ें काफ़ी चल पड़ी थी। और उसके बाद 50 के दशक के बाद इसका एक रिव्यू किया गया था मशीन अनुवाद के प्रोजेक्ट्स का अमेरिका में, और कहा गया कि मशीन अनुवाद बहुत कठिन है, इसीलिए इस विषय को अभी छोटे छोटे कार्य लेने चाहिए, मशीन अनुवाद बहुत मुश्किल कार्य है। तब की बात और आज देखें मशीन अनुवाद कितना इम्प्रूव कर चुका है। जब उस रिव्यू कमेटी ने कहा थी कि मशीन अनुवाद बहुत कठिन है और ये नहीं हो सकता ठीक तरह से, आज देखें मशीन अनुवाद गूगल का और बिंग का, अब अनुवादक देखें
तो आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छे अनुवाद वो मशीनें कर ले रही हैं। 60 के दशक में थ्योरेटिकल सैद्धांतिक इंफॉर्मेटिक्स की बात चल रही थी और कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो करने लगे। क्या कंप्यूटेबल है, क्या कंप्यूटेबल नहीं है, क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स नहीं है। और कॉम्प्लेक्सिटी में प्राकृतिक भाषा की व्याख्या करना, इसको कॉम्प्लेक्स भाषा से मतलब मेरा स्पीच भी है और लैंग्वेज भी है, टेक्स्ट भी है, स्पीच भी है, दोनों को पार्स करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क माना जाने लगा था। और 70 के दशक में बड़ा इंटरेस्टिंग परिवर्तन आया। हम जब ये बात करने लगे कि भाषा को पार्स करना मशीन के द्वारा, भाषा को कंप्यूटर के द्वारा व्याख्यात करना कठिन है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि भाषा हम अपने मस्तिष्क में कैसे रखते हैं। ठीक है, तो क्यों ना पहले हम वो अध्ययन भी करें साथ साथ। और साइको लिंग्विस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट विषय हो गया था। और साइको लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ पार्सर्स, यानी पार्सर को यदि हम बूटस्ट्रैप करें ऐसे नॉलेज बेस से जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करे, उसकी प्रोसेसेस को कॉपी करने का प्रयास करें, तो शायद ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये बात चल पड़ी थी। और 70 के दशक में ही प्रोलॉग एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, उसकी खोज हुई थी। और आगे मैं जॉन मैकार्थी की बात करूंगा। जॉन मैकार्थी ने 59 में लिस्प भाषा बनाई थी और एआई शब्द को कॉइन भी किया था। ये दोनों भाषाएं बहुत प्रचलित थी उस जमाने में। 70 के दशक में प्रोलॉग काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा हो गई थी। आज भी कुछ लोग प्रोलॉग को इस्तेमाल करते हैं। और देखेंगे 90s में, 80s 90s में ये लॉजिक यानी प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, कैसे सेंटेंशियल लॉजिक को हम आसानी से एनकोड कर सके कंप्यूटर में, ये सुविधा प्रोलॉग भाषा देती है। और साथ में इन्फ्रेंसिंग, यूनिफिकेशन टेक्निक्स, ये सिद्धांत ये काफ़ी चल पड़े। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस, सॉफ्टवेयर में यदि प्राकृतिक भाषा का समावेश हो तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा बिकेगा, सॉफ्टवेयर ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, सीखेंगे। और इसीलिए बाई मॉडल इंटरफेस यानी स्पीच इंटरफेस की बात भी लोग करने लगे थे। लेकिन जो परिवर्तन आया वो 2000 और 2010 के दशक में आया, वो जबकि इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो गया। इंटरनेट के आने से और वेब पे डेटा अवेलेबल हो जाने से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब लोग ये कहने लगे कि ग्रामर को कंप्यूटर में डालना और बारंबार लेक्सिकॉन को, ग्रामर को अपडेट करना, ये बड़ा कठिन कार्य है और काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है। क्यों नहीं, जो डेटा ऑलरेडी वेब पे अवेलेबल है, जो वेब पे भाषा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी तो व्याकरण का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसी से क्यों नहीं मशीन को ट्रेन किया जाए। और सडनली मशीन लर्निंग जैसे एल्गोरिदम, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जैसी बातें हो गई। और जो रिसोर्सेज है, बिग डेटा, जो भारत की में देखें तो भारत में जो भाषाई कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनेट पे, वो बिग डेटा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिग डाइवर्स डेटा की बात हम कर रहे हैं। उनसे कैसे मशीन को ट्रेन किया जाए और मशीन अपने आप कैसे ट्रेन होगा, चाहे वो रॉ डेटा से, चाहे वो एनोटेटेड डेटा हो, दोनों से मशीन को कैसे ट्रेन किया जाए, ये बात चल पड़ी। और आगे अभी किस दिशा में ये जाएगा ये कहना मुश्किल है, दो कारणों से। क्योंकि डेटा जो इंटरनेट पे आ रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है। खासकर बहुभाषिक देशों में जैसे भारत है, हम काफ़ी डेटा को मिक्स कर रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी को मिक्स कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो और वैसे भी इंटरनेट पे आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही मिक्सिंग होती है। और आपको आश्चर्य होगा, भारत में कोई भी भाषा इंटरनेट पे जो इस्तेमाल होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उनमें काफ़ी मिक्सिंग है। और मुझे किसी ने बताया कि सबसे ज़्यादा मिक्स्ड भाषा इंटरनेट पे तेलुगु है, उसके बाद हिंदी है, ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है इनकी। और दूसरी बात जो अनसर्टेनिटी की बात मैं कर रहा था कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। जो 90 के दशक में जो एआई में जो बात होती थी, प्रोलॉग और लिस्प को इस्तेमाल करके प्रोग्राम करते थे एआई में, जो मैंने कोर्स किया था यूआईयूसी में, अर्बाना शैम्पेन में, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इन प्रोलॉग और प्रोग्रामिंग लिस्प कोर्स था। इंट्रोडक्शन टू एआई का कोर्स अमेरिका में था, उसमें प्रोग्रामिंग इन लिस्प और प्रोलॉग की बात थी जो मैंने किया था। आजकल यदि आप कोर्स करेंगे एआई में तो आपको मशीन लर्निंग होगी, डीप मशीन लर्निंग होगी, तो कितनी तेजी से बदला है। और 90 के दशक और आज में जो परिवर्तन हुआ है, आज से आगे परिवर्तन और भी तेजी से आएंगे। लोग कहने लगे हैं कि मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। अभी हमारा एक पैनल डिस्कशन हुआ था अभी 24 तारीख को, जिसमें यूरोप के कई शीर्ष के विद्वान और भारत के शीर्ष विद्वान थे, सबने डिस्कस किया। ये बात आई कि अभी परिवर्तन फिर आ सकता है कि मशीन लर्निंग से कितना सॉल्व करेंगे आप, कितनी बातें स्पष्ट हो पाएंगी, फिर से परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है जब परिवर्तन आएगा तो वापस हम जो है पाणिनियन कंप्यूटिंग
की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, आगे मैं चर्चा करूंगा उसकी। अब जो कृत्रिम प्रज्ञान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा कि इससे क्या संबंध हमारे विषय का है। तो आप देखें कि एआई में हम जो भी करते हैं, चाहे हम इन्फ्रेंस इंजन बनाते हैं, चाहे एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं, चाहे इंटेलिजेंट ट्यूटर्स तैयार करते हैं, चाहे पिक्चर्स रीड करने वाले विजन मशीनें बनाते हैं, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट वीडियो इंटरप्रेटर्स बनाते हैं, चाहे रोबोट्स बनाते हैं, वो सारे उपकरण, सारे अवयव भाषा को बिना समझे कार्य नहीं कर सकते। उन सबको पहले ट्रेन करने के लिए हमें भाषा के सैंपल देने पड़ेंगे उनको, और भाषा में ही वो समझेंगे, भाषा में ही जवाब देंगे। यदि कोई इन्फ्रेंस मशीन यदि कोई अपना निष्कर्ष देती है तो वो टेक्स्ट में होगा, रिपोर्ट टेक्स्ट में आएगा उसका। यदि कोई विजन मशीन कार के नंबर प्लेट रीड करके आपको बताती है तो वो उसका रिपोर्ट जो होगा वो भाषा में होगा। यदि कोई सैटेलाइट इमेज भेजता है सुनामी का और कोई विजन मशीन उसको रीड करती है तो रिपोर्ट उसका भाषा में होगा। तो रोबोट भी भाषा से समझेगा, भाषा में जवाब देगा। तो हर जगह भाषा की प्राथमिकता इस विषय में है। और यदि आज देखें कि एआई जो सिनोनिमस हो गया मशीन लर्निंग से, जो मैंने बताया अभी, ये तभी संभव हो पाएगा जब मशीन्स प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट को समझ पाएंगे, उससे ट्रेन हो पाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। अब एक और विषय है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो इससे संगणकीय भाषा विज्ञान का, एनएलपी का क्या संबंध है, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। जो कन्वेंशनल एससीआई है उसको वैसे कोई इसकी बात नहीं करता, जिसमें हम कीबोर्ड माउस से कंप्यूटर को चलाते हैं, लेकिन कीबोर्ड माउस से कंप्यूटर चलाने वाले लोग चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट तरीकों से कंप्यूटर को चला पाए, मोबाइल को चला पाए। जो वॉइस है, जो भाषा है, जो जेस्चर्स है, जैसे ह्यूमन से कम्युनिकेट करता है। जब इनकी हम बात करते हैं, जब हम इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हो जाता है HCII, ह्यूमन कंप्यूटर इंटेलिजेंट इंटरेक्शन। और उसके लिए एनएलपी और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि हमें ऐसे अवयव बनाने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि गूगल असिस्टेंट है जो वॉइस से हम टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं, फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। अमेजन एलेक्सा है जो वॉइस से मोबाइल फ़ोन को चला सकते हैं। एप्पल का सीरी है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कई प्रयोजनों से लॉन्च किए जाते हैं मोबाइल की सेल बढ़ाने के लिए, और निश्चित रूप से भाषा की मदद भी, लोगों की मदद भी उनसे होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। अब जो भाषा विज्ञान से इसका संबंध क्या है, ये आप देखें जरा सा, कि भाषा विज्ञान में जो कोर क्षेत्र हैं, जैसे कि फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, और इसकी जो आधिकारिक शब्दावली मैंने ली है तकनीकी शब्दावली आयोग की डिक्शनरी से, स्वन विज्ञान है, स्वनिम विज्ञान है, रूप विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है। इन सब में जैसे हम फोनेटिक्स, फोनोलॉजी लें तो हम कोशिश ये, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो बिना मेरे उच्चारण को समझे मशीन इसको यदि कन्वर्ट करना चाहे रिटन टेक्स्ट में, तो मशीन कन्वर्ट नहीं कर सकता बिना मेरे उच्चारण को समझे। मैं कैसे ध्वनियों का उच्चारण करता हूँ, व्यंजनों का, स्वरों का, कैसे मेरे फोनोटैक्टिक अरेंजमेंट्स मेरे ब्रेन में है, वो सारी बातें, और कैसे ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। कोई मेरा क सुनाई पड़ रहा है, ग सुनाई पड़ रहा है, कौन सी ध्वनियाँ साथ आ सकती है, साथ नहीं आ सकती हैं। और शब्द बनने में जो शब्द संरचना है, रूप विज्ञान, रूपी विज्ञान भी बहुत लोग कहते हैं, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं कि कैसे क्या पद बनते हैं, शब्द तद्धित समास प्रक्रिया क्या है सारी भाषाओं में। और फिर वाक्य विज्ञान में, वाक्यों में शब्दों का अरेंजमेंट्स कैसा है, इसके क्या नियम है, और फिर शब्दों से अर्थ निकलता है वाक्य का, या अर्थ बाहर होता है वाक्य से। ये सारी बातें यदि आप न करें तो कोई भी मशीन किसी भी वाक्य को, किसी भी टेक्स्ट को समझ नहीं पाएगी। तो बड़ा ये क्रिटिकल है कि मशीनों को ये ज्ञान हो, जिसको नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाषा का ज्ञान जो है मशीन को देना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका संस्कृत से क्या विषय है। बहुत सी बातें लोगों ने कहा कि संस्कृत बहुत ही एक कृत्रिमता वाली एक भाषा है, और प्राकृतिकता भी है, और दोनों ही बातें हैं। बहुत ही प्राचीन, अत्याधुनिक भी है, जिससे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बातें हम कहते हैं। तो संस्कृत से इसका क्या संबंध है, इस पर थोड़ी सी बात हम करते हैं। पाणिनि की बात आगे हम करेंगे। पाणिनि का जो व्याकरण है उसको यदि आप एक कंप्यूटर साइंस की या एआई की दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि उस ज़माने में कैसे ये दृष्टि उनको आई होगी। और संस्कृत में जो विशाल भाषा विज्ञान की परंपरा रही है, हमारे 6 वेदांगों में से 4 भाषा से संबद्ध हैं। इसका मतलब है कि भाषा विज्ञान बहुत ही आवश्यक और एक प्रौढ़ परंपरा हमारे देश में बहुत ही आदिकाल से रही है। और उसने कैसे विश्व की भाषा विज्ञान परंपरा को प्रभावित किया है, इस पे
स्पष्ट संकेत हैं। और आप जब 19वीं सेंचुरी में जब पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत का अनुवाद करना शुरू किया तो पाणिनि भाषा विज्ञान ने, पाणिनि ग्रामर ने उनको सबसे ज़्यादा अचंभित किया। और कई लोगों के बहुत मशहूर कोर्स हैं इसमें, आप देखें एक अलग, मेरे ख्याल से अगला व्याख्यान इस पे होगा कल। और संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या संबंध है, इस पे एक बहुत मशहूर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नल में एक आर्टिकल आया था रिब्रिक्स का, वो आप देखें। मैं उनको अभी ये शेयर करता हूँ जल्दी से ताकि आप उसको देख सकें। एक सेकंड में शेयर करता हूँ जल्दी से उसको, डेस्कटॉप पे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो एक, सब लोग देख पा रहे हैं इसको, तो ये जो एक पत्र है, इसमें 1985 में ये छपा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नल में। और देखिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पेपर की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन आप इसको पढ़िए, इसको एक बार पढ़िए। और मेरी इसको आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं जरा सा शेयर फिर से, एक मिनट रुकिए, मैं शेयर को स्टॉप करता हूँ और फिर से शेयर करता हूँ इस टेक्स्ट को, तब देख पाएंगे आप। तो अब शायद आप देख पा रहे होंगे इस पत्र को, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आप लोग देखें इसको। ये 1985 में आया था AI मैगजीन में, और ये पत्र सबको पढ़ना चाहिए, मिल जाता है इंटरनेट पे, आप ढूंढें उसको, पता चलेगा कि क्या। मुख्य रूप से बात ये है कि जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि संस्कृत के फील्ड में लोगों ने जो शोध किए हैं इस विषय में, उसका पहले अध्ययन किया जाए और उसके बाद हम वहाँ से AI के शोध को शुरुआत करें। दूसरा जो पत्र है, मैं एक दिखाना चाह रहा था कि संस्कृत कैसे आर्टिफिशियल और संगणकीय भाषा विज्ञान का एक, एक मिनट रुक जाइए मुझे, इस पत्र को मैं एक पेपर शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। संस्कृत जो एक आधारशिला कहा है इन्होंने, इस विद्वान ने, निकोलस ऑस्लर ने आधारशिला कहा संगणकीय भाषा विज्ञान का। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे संस्कृत और भाषा विद्या संस्थान में संगणकीय भाषा विज्ञान की शुरुआत क्यों की गई। उन्होंने कहा कि संस्कृत जो है, संस्कृत स्टडीज जो है, ये फाउंडेशन है संगणकीय भाषा विज्ञान का। तो ये पत्र भी मुझे लगता है कि आप सबको एक पढ़ना चाहिए इस पत्र को, ठीक है। अब मैं आगे वापस अपने स्लाइड में जा रहा हूँ। तो ये दो पत्र हमने दिए हैं, आप लोग इसको देखें। अब जो है इस विषय में जो एक मेजर एरिया जो रिसर्च के शोध के हैं वो क्या है, देखिए मैंने कुछ लिस्ट किए हैं लेकिन उतने ही नहीं है, नित नए क्षेत्र आ रहे हैं। और हर विषय जहाँ पर भाषा को पढ़ के समझना होता है वो तो सारे विषय हो जाएंगे, उन सब विषयों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, साइंसेस हो, टेक्नोलॉजी हो। हर जगह यदि आपको टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करना है, समझना है, तो संगणकीय भाषा विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। आप यदि आरंभ से देखें तो इनपुट आउटपुट तरीके, हम कैसे किसी भाषा में इनपुट कर सकें सरल तरीके से, कैसे कंप्यूटर से आउटपुट ले सकें आसान तरीके से, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब कोई भी देखिए कीबोर्ड से और माउस से इनपुट नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कहूँ इसको पीपीटी को अगली स्लाइड पे जाओ और पीपीटी अगली स्लाइड पे चला जाए, तो ये आसान होगा मेरे लिए कीबोर्ड दबाने से। और मशीन भी यदि मुझे बोल के पीपीटी को पढ़े और मुझे मेरी मदद करे सर्च करने में, तो ये आसान और अच्छी बात होगी। टैगर बनाने पड़ते हैं यदि भाषा को समझाना है किसी भी कंप्यूटर को, चाहे वो स्पीच का डेटा हो, चाहे वो मल्टी मॉडल वीडियो डेटा हो, चाहे वो रनिंग टेक्स्ट हो, तो सब में हमें शब्दों को पहचानना होता है, साउंड्स को पहचानना होता है। तो वो मार्किंग हम पहले से टेक्स्ट में करें और मशीन को समझाएं, तो मशीन अपने आप वो बाद में टेक्स्ट की व्याख्या कर दे, जैसे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कहाँ से ध्वनि शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, क्या नाम है इस टेक्स्ट में, ये कौन से शब्द आपस में ग्रुप बना सकते हैं, वाक्य कहाँ शुरू हो रहा है, वाक्य कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पदबंध शुरू हो रहा है, पदबंध चालू, फ्रेजेस कहाँ चालू हो रहे हैं। और दूसरे जो व्याख्या वाले सॉफ्टवेयर है, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, शब्दों की संरचना के बारे में बताना, जैसे भवती है तो भू और शप तिप से भवती बना है, रामा है तो राम सु लगा है इसमें, और जो कृत तद्धित स्त्री, ऐसे सारे जो शब्द संरचनाएं हैं उनको वो स्पष्ट करके बता दे।
साथ ही जो कोलोकेशन है, यदि हमारे समस्त पद हैं उनको भी वो व्याख्यात करे, जो फ्रोजन एंटिटीज हैं, मुहावरे हैं, उन सबको व्याख्या करे। तो ये सब महत्वपूर्ण होगा। और इस तरह से वाक्यों को पूरा का पूरा पार्स करना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। पूरे वाक्य को यदि हम व्याख्या करें, पूरे वाक्य की व्याख्या करें यदि हम, तो ये बहुत कठिन माना जाता है। और साथ ही ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक विषय माना जाता है, जिसमें हम स्पीच की व्याख्या करते हैं। एक सेकंड, am I audible to everybody? Yes sir, yes sir. तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन जो है, इसमें हम ये प्रयास करते हैं कि जो बोला जा रहा है उसको लिख दिया जाए, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी ध्वनि को हम ध्वनि को अक्षरों में और अक्षरों को शब्द में हम व्यक्त कर दें। जैसे मैं भी जो बोल रहा हूँ, जिसको मशीन अक्षर से टाइप कर दे, तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन की बात होगी। और यदि स्पीकर रिकॉग्निशन की बात करनी है, तो जो बोल रहा है उसकी पहचान मशीन कर ले। तो इसके कई उपयोग हो सकते हैं। एटीएम मशीनों में उपयोग हो सकता है, सिक्योरिटी में उपयोग हो सकता है। और स्पीच सिंथेसिस वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पढ़ के सुनाए आपको। जैसे भी हमने संस्कृत के लिए हमारे दिवाकर मिश्र ने बनाया है स्पीच सिंथेसाइजर, तो उसकी बात वो करेंगे अगले 2-3 दिनों में, उनका भी व्याख्यान है। और मशीन अनुवाद वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक भाषा के टेक्स्ट को, कम्युनिकेशन को दूसरे भाषा में प्रस्तुत करे। वो स्पीच टू स्पीच भी हो सकता है और टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी हो सकता है। इस पर भी कुछ हम लोगों ने प्रयास किए हैं, उसकी बात आगे बताएंगे आपको। और एक क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन एक्सेस, यदि मुझे किसी भाषा से कुछ सामग्री चाहिए और उस भाषा में सामग्री इंटरनेट पे नहीं है, तो मैंने, जैसे मान लीजिए मैथिली, मेरी मातृभाषा मैथिली है, मैं मैथिली में कुछ पूछ रहा हूँ इंटरनेट पे, और वो सामग्री इंटरनेट पे नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस मैथिली के क्वेरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, अंग्रेजी में डेटा को सर्च करके, फिर उस डेटा को मैथिली में अनुवाद करके मुझे प्रस्तुत कर देगा। मुझे पता नहीं चलेगा कि डेटा वो कैसे बना है, लेकिन डेटा मुझे मिल जाएगा। ये संभव नहीं है कि हर भाषा में सामान्य क्वांटिटी में सूचना इंटरनेट पे हो, ये संभव नहीं है। इसलिए जिस भाषा में सूचना है उससे अनुवाद करके यदि हम प्रस्तुत कर दें, तो हर आदमी को सूचना मिल जाएगा। ऑटोमेटिक लोकलाइजेशन वो एरिया होता है जहां पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एक और अन्य इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ को, कम्युनिकेशन को हम ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके प्रस्तुत करें। जैसे मान लीजिए कि अब अमेजन वेबसाइट है या गूगल है, कोई भी वेबसाइट है, या कोई मर्चेंट वेबसाइट है जहाँ से आप खरीदारी करते हैं, उसको यदि ऑटोमेटिकली कोई इंडिया में एक्सेस करे तो वो हिंदी में हो जाए, या जापान में जापानीज में हो जाए, अपने आप सारी बातें कन्वर्ट हो जाए, करेंसी कन्वर्ट हो जाए, कन्वेंशंस कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के नेम जो रिव्यूज हैं उसी देश के आए, उसकी भाषा में आए। तो ये ऑटोमेटिक लोकलाइजेशन से काफ़ी फायदा होता है लोगों को, जो बिजनेसेस को। तो और जैसे हमारे देश में यदि मान लीजिए हम 22 भाषा में शासन, ई गवर्नेंस कर रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, तो जो भी लेक्चर हो रहा है वो अपने आप कन्वर्ट होके, लोकलाइज होके लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचे, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अपने आप परिवर्तित हो जाए। हम विंडोज यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सारी बातें अपने आप अपनी भाषा में हो जाए। उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो आजकल चल रहा है, टेक्स्ट समराइज करना। किसी भी टेक्स्ट का हम समरी बना दें, संक्षेपण करें उसका, क्योंकि हम कई बार पूरा नहीं पढ़ना चाहते और पूरा टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका हम सरलीकरण करके एक समरी जनरेट कर दें तो बड़ा उपयोगी होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, एक लाइन उसका एक यूआरएल होता है, नीचे उसकी 2-3 लाइनों में समरी होती है। तो समरी अंग्रेजी में तो कई बार ऑटोमेटिक करते हैं, कई बार मैनुअल भी किया जाता है, भी उतनी एक्यूरेसी हुई नहीं है उसकी। तो आगे भी हमारे यहाँ पे एक शोध इस पे हो रहा है। नेम एंटिटी पहचान जो रिकॉग्निशन जो है, वो किसी भी टेक्स्ट में जो नाम होते हैं, नाम कई तरह के होते हैं, इस पे हम एक विशेष लेक्चर करवा रहे हैं। जैसे कि लोगों के नाम हैं, जगहों के नाम हैं, और कई तरह के नाम, संस्थानों के नाम हो सकते हैं। तो इन सब को पहचान के उसको अलग से स्पेसिफाई, मार्क कर देना, टैग कर देना, ताकि अनुवादक जो है, मशीन अनुवादक जो है, उसको अनुवाद करना शुरू ना करे, नहीं तो अनुवाद बहुत ही विचित्र हो जाएगा। जैसे पंचतंत्र में एक नाम आता है, महिलारोप्य नगरम। अब महिलारोप नगरम को मशीन नाम न समझ के अनुवाद करने लगे तो विचित्र अनुवाद उसका हो जाएगा। इसलिए ऐसे जो नाम होते हैं उनको स्पेशल रूप से पहचानना, मार्क करना,
और उसको अनुवाद ना करके सिर्फ लिपि बदल देना, ये स्ट्रेटजी होती है। और नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का डायलॉग्स में भी इस्तेमाल होता है। जो अब मान लीजिए मैं मशीन से डायलॉग कर रहा हूँ, जो जगहों के नाम है वो टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, संस्थानों के नाम हो सकते हैं, तो कई तरह की बातें उसमें आती हैं। और ये आखिर ये सारे विषय किए कैसे जाते हैं, हमने इसको तीन भाषा के तीन स्तरों पे इसको विभाजित किया है। टेक्स्ट हम जब भाषा को लिखते हैं, और स्पीच जब भाषा को बोलते हैं, और इमेज वीडियो जब भाषा को हम जेस्चर्स में बात करते हैं। तो तीनों को अलग अलग तरह से प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग टेक्निक्स इनकी होती हैं। मेथड्स तीन तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। हम या तो भाषा में व्याकरण अच्छा है, रूपात्मकता व्याकरण में जैसे पाणिनि, या कोश अच्छे हैं तो हम व्याकरण कोश का आधार बना के कंप्यूट करते हैं, उसका उदाहरण आगे देंगे हम। और या यदि भाषा में व्याकरण बहुत स्ट्रांग नहीं है तो सांख्यिकी तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। यदि उस भाषा में व्याकरण और डिक्शनरी की सुलभता नहीं है, या अच्छे फॉर्मल तरीके पाणिनि जैसे व्याकरण नहीं है उसमें, और यदि उस भाषा में इंटरनेट पे सामग्री है, रिसोर्सेज बने हुए हैं, तो उन भाषाओं के लिए हम मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम यथा दृष्टि हम दोनों ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जहाँ उपयुक्त हो। तो भाषा के किसी हिस्से को हमने व्याकरण से सॉल्व कर लिया, भाषा के किसी हिस्से को हमने स्टैटिस्टिकल मेथड से सॉल्व कर लिया, तो ऐसी टेक्निक को हाइब्रिड मेथड्स कहा जाता है। और आजकल क्या है कि कई सारे एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। यदि आप जावा में रुचि रखते हैं, जावा जैसी प्रोग्रामिंग भाषा में रुचि रखते हैं, तो आप ओपन एनएलपी को डाउनलोड करके उसमें ये सारे छोटे छोटे अवयव टूल्स होते हैं, जहाँ पे आप डेटा प्रोवाइड करके एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मशीन को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मशीन को ये ट्रेन करना है कि ऑटोमेटिकली किसी टेक्स्ट में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को इंगित कर दो, आप मार्क कर दो, तो उसके लिए मैं एक कॉर्पोरा बनाऊंगा और किसी एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मैं मशीन को ट्रेन करूंगा, और फिर वो मशीन अपने आप नए टेक्स्ट में इन चीज़ों को पहचान लेगा। यदि आप पाइथन में रुचि रखते हैं तो एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप रिसोर्स क्रिएशन में रुचि रखते हैं, चलिए मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत जारी रखनी, और आप सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए को मशीन को ट्रेन कराने के लिए रिसोर्स बनाना चाहते हैं, एनोटेटेड रिसोर्स सुपरवाइज लर्निंग के लिए, तो आप हमारे जो प्लेटफॉर्म हमारे संस्कृत सर्वर पे है, तो उसका इस्तेमाल करके आपको उसमें एक वर्क स्पेस देना पड़ेगा, और उसमें आप अपने भाषा के लिए रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब पाणिनि को बार बार क्यों मेंशन किया जाता है इस सारे विषय में, चाहे वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इस पे चर्चा एक थोड़ी सी हम करेंगे। तो पहले पाणिनि का जो व्याकरण है, जिसको आमतौर पर जो संस्कृत के आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों को आमतौर पर मैंने देखा है कि आप काशिकावृत्ति पढ़े, चाहे सिद्धांत कौमुदी की परंपरा से हो, 4,500 सूत्र लोगों को रटा दिए जाते हैं। मेरे पिताजी वैयाकरण है, वो बताते हैं कैसे उनको विद्यालयों में वो कैसे रटाया जाता था, सारा व्याकरण उनको पढ़ने का याद है उनको। तो ये जो परंपरा है कि हम काशिकावृत्ति की परंपरा में पाणिनि के अपने सिस्टम में उसको याद कर लेते हैं, जो उसमें एक वाक्यता की स्थिति होती है, या फिर सिद्धांत कौमुदी में हम उनको प्रकरण की दृष्टि से समायोजित करके फिर उसको पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप संगणक की दृष्टि से देखें तो आपको ये 4 अवयव, मैं इसको मॉड्यूल्स बोलता हूँ, यदि सॉफ्टवेयर में, बड़े सॉफ्टवेयर में एक बड़े ही उपयोगी, आजकल जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर, चाहे वो गूगल का हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, आप देखेंगे तो इस तरह के अवयव आपको मिल जाएंगे। एक तो जैसे मान लीजिए कि एक स्पीच इंटरफेस होगा, जैसे गूगल असिस्टेंट है, तो आपसे वो स्पीच में वो बात करता है, आपके स्पीच को वो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज में। उसके बाद उस लैंग्वेज को वो अपने एक रूल बेस से, या जो भी उसकी ट्रेनिंग है मशीन लर्निंग के जरिए और अप्रोप्रिएट डिक्शनरीज के जरिए, वो उसको समझने का प्रयास करता है। उसको सूत्र पाठ बोलते हैं। और सूत्र पाठ के इस कार्यान्वयन में जो अप्रोप्रिएट डेटाबेसेस हैं, डिक्शनरीज हैं, वो मदद करती है उनकी। और साथ में कुछ छोटी छोटी लिस्ट भी, जैसे सुप थिंग वगैरह, जो स्पेसिफिक लिस्ट हैं, उसकी मदद भी लेता है। तो कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर आज है, जिसको हम इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो आमतौर पे ये 4 बड़े मॉड्यूल्स उसमें होते हैं। और पाणिनि के व्याकरण में यदि आप देखें तो 4 बड़े मॉड्यूल हैं, और सूत्र पाठ में 8 तरह के सूत्र आपको मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मैं विधि सूत्रों को बोलता हूँ, वे इस पे 2 मत हो सकते हैं। और अब धातु पाठ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड धातु पाठ है। और कोई भी डेटाबेस, मान लीजिए मैं आज प्रोग्राम लिखता हूँ जावा का, मैं आपको कोड दिखाऊंगा आगे, मैं किसी डेटाबेस को इंस्टेंशिएट करता हूँ उससे कुछ निकालने के लिए। डेटाबेस बाहर है
उसमें हमारे डेटा है, हजारों की संख्या में डेटा है। मुझे उसको यूज करना है तो मैं उसको कॉल करता हूँ, जैसे पाणिनि कॉल करते हैं धातु कह के, मैं भी कॉल करता हूँ डेटाबेस को, और डेटाबेस को जब कॉल करता हूँ तो वो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। वो देने के बाद डेटाबेस बाहर से होके हमारे अंदर में वो इंस्टेंस बन जाता है उसका, फिर उससे मैं संपर्क करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, उससे चीजें निकालता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, फिर उसमें रख देता हूँ। ठीक है, ठीक उसी प्रक्रिया से आज भी सारे ही बड़े सॉफ्टवेयर में ऐसे ही कार्य होता है जिसे पाणिनि करते हैं। ठीक है, और पाणिनि की व्याकरण में यदि आप देखें, वृद्धिरादेश से शुरू करते हैं वो, और जो भी गुण वृद्धि सारे जो डेफिनेशनल टर्म्स हैं वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद विधि होगी। यदि कोई यणचि जहां पर आती है, ये सूत्र जहां आता है पाणिनि के सूत्र पाठ में, उससे पहले ही एक यण अच सब की व्याख्या हो चुकी होगी, नहीं तो वो कंपाइलर, पाणिनि कंपाइलर वो एरर बताएगा। जैसे आज किसी प्रोग्राम में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, बिना डिक्लेयर किए वेरिएबल का यूज कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो वो कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। मान लीजिए मुझे प्रोग्राम में कोई फंक्शन को यूज करना है, हमें फंक्शन को मैंने डिफाइन नहीं किया, तो कंपाइलर एरर बताएगा उसमें। उसी तरह से यदि मैं पाणिनि के सूत्र से वो प्रत्याहार को निकाल दूं तो इको यणचि कंपाइलर एरर देगा। इको यणचि क्या है, इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, वो एरर देगा उसमें। तो ये जो दृष्टि पाणिनि के व्याकरण से मिली लोगों को, पश्चिम के वैयाकरणों को, पश्चिम के लिंग्विस्ट को, ये जबरदस्त रूप से उन्होंने प्रोग्रामिंग को इन्फ्लुएंस किया है। और पाणिनि का जो व्याकरण है, ये एकमात्र ऐसा व्याकरण जो रूपात्मक कभी है, और इसकी प्रोसीजर्स लार्जली अनएम्बिगुअस। ये नहीं कहता कि पाणिनि में सारे ही प्रोसीजर्स अनएम्बिगुअस, इसमें दुविधा की स्थिति नहीं होती है। और इसकी जो संरचना है बिल्कुल प्रोग्राम जैसी चलती है। और जैसे मैंने कहा कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं, और उसके बाद उसको बारंबार इस्तेमाल करते हैं। और पाणिनि की व्याकरण में ये बहुत बड़ी बात है कि वृद्धि करना होगा आपको एक्सपैंड करना होगा। किसी अच्छे प्रोग्राम में कंप्रेशन होता है, और उसको समझने के लिए हमको प्रोग्राम अपने आप इवैल्यूएट करने से अपने आप को एक्सपैंड करता है। हमने जो भी फंक्शंस वेरिएबल्स बनाए हैं, जब तक उसको एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसकी इवैल्यूएट नहीं करेंगे, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से यदि पाणिनि के ग्रामर में यदि आप निरंतर एक्सपेंशन वृद्धि नहीं करते, तो आप पाणिनि ग्रामर को समझ नहीं पाएंगे, अपने आप सेल्फ इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम वो नहीं बन पाएगा। और ये जो पाणिनि व्याकरण में जो इफ देन एल्स वाला जो था एक प्रोडक्शन मैकेनिज्म, जो उनके रूल्स में इनबिल्ट इनहेरेंट था, ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर है, और जिससे बाद में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर सकते हैं, जिसने कंपाइलर डिजाइन में मदद की, उसको इन्फ्लुएंस किया होगा, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं आगे। और पाणिनि के रूल्स को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका मैं थोड़ी सी भूमिका एक देना चाहूँगा। किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क में यदि आप प्रोग्रामिंग कभी सीखें, अभी हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे टुवर्ड्स द एंड, जावा और पाइथन 2 भाषाओं को हमने शामिल किया है थोड़ा सा सिखाने के लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क में हमें सबसे पहले ये निर्धारण करना होता है कि क्या ये टास्क प्रोग्रामेबल है, क्या इस रूल को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। पाणिनि में भी ऐसे कई सूत्र हैं जिनको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे आप मुझे कहें कि स्वतंत्र कर्ता, तो आप प्रोग्राम करें, कैसे प्रोग्राम करेंगे? कर्तु ईप्सित तमम कर्म। अब कर्ता का जो मोस्ट डिजायर्ड है वो कर्म होगा। मेरे लिए क्या डिजायर्ड है, ये तो मेरे अंदर है। तो बहुत सी बातें अभी भी प्रोग्रामेबल नहीं है। तो जो टास्क प्रोग्रामेबल है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको बढ़िया से समझना। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने एक इको यणचि सूत्र को लिया है, तो पहले उसको समझ लें कि वो क्या करता है, और उसका हमने समझ के स्टेप बाय स्टेप सूडो कोड बना दिया कि पहले इसमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसको मैं कहता हूँ चलिए हमने एक सूडो एल्गोरिथम बना लिया, 1 2 3 स्टेप कर लिए। इन स्टेप को हम यदि क्रॉस करें तो मेरा ये निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। पाणिनि एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। पाणिनि किसी भी टास्क के लिए एक सूडो कोड प्लान करते हैं और उसी को प्लान से एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए हमने ये कहा, ये मैं आप इसको अभी देख नहीं पाएंगे, मैं इसको न्यू शेयर कर रहा हूँ। ये समस्या इसमें है, थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ उसको, न्यू शेयर, राइट, शेयर स्क्रीन, राइट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन को कि अभी जैसे इको यणचि है, तो उसको समझ लीजिए कि इक का यण होगा यदि अच आएगा बाद में, तो ई ओ रिल रही है, उसका यव रल होगा यदि बाद में अच आएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करें? स्टेप 1 हमने कहा चलिए स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, 3 में ये करेंगे, 4 में ये करेंगे, 5 6 करेंगे। हमने कहा पहले स्टेप 1 में हम शिव सूत्र मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे,
फिर शिव सूत्र को हम इक देंगे, कहेंगे आप उसको एक्सपैंड करो। उसने इक को एक्सपैंड कर दिया ईओडलरी में। फिर हम कहेंगे आप यण लो, उसको एक्सपैंड करो, तो यण को एक्सपैंड किया, उसने उसको यवर अला बना दिया। फिर कहेंगे अच लो और अच को एक्सपैंड करो, तो वो अच को एक्सपैंड कर देगा। अब उसके बाद सारी संज्ञाएं हो गई, सारी सामग्री, एनवायरनमेंट सेट हो गया। अब हम विधि करेंगे। विधि में ये करेंगे कि इक का यण होगा और अच के संदर्भ में। ये तरीका मॉडर्न फोनोलॉजी में, जनरेटिव फोनोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटिव फोनोलॉजी में इक का यण में परिवर्तन होगा यदि अच का संदर्भ हो तो। हम क्या करेंगे, किसी भी रैंडम स्ट्रिंग में, यदि हमें रैंडम स्ट्रिंग मशीन को मिला है, मान लीजिए प्रति एक, ऐसा किसी को बोलना है जल्दी जल्दी, तो प्रति एक में हमने इक को ढूंढा, इक मिल गया, ई प्रति, और तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। फिर हम कहेंगे अब उसके राइट में, ई के राइट में अच को ढूंढो, अच मिला तो कंटिन्यू करो, नहीं तो रुक जाओ। तो हमने प्रति के बाद ए मिल गया, अच मिल गया, तो कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐसे इक मेंबर्स हैं उनको यण से रिप्लेस कर दो। तो ई को आपने य से बदल दिया, प्रत्यय हो गया, बाद में ए आ गया तो प्रत्यय ए प्रत्येक बन गया। तो ऐसे डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को। तो ये एक तरीका है इसको करने का। वापस हम शेयर कर रहे हैं, आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? ठीक है। तो अब हम इसको कंप्यूट करेंगे कैसे जावा में। तो हमने मान लीजिए कोई जावा का कोर्स शुरू किया, इसको मैं भी शेयर करता हूँ देखने के लिए। मान लीजिए हम इसको शेयर करते हैं। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से। हाँ, गुड। तो जैसे ये अब हमने कोई भाषा का चयन किया और इसको, जैसे ये क्लास क्या करता है जावा का, ये सेगमेंट करता है, पृथक पृथक करता है चीज़ों को, ठीक है। इसका इस्तेमाल उसमें करते हैं हम। तो अभी जावा में कोड लिखा और उसके बाद हमने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट किया। और कंपाइल क्यों करना होता है, जब हम कंपाइल करते हैं तो जावा का जो ग्रामर है, पाणिनि जैसा ग्रामर, वो चेक करता है कि जो लिखा गया है वो एज पर मेरे ग्रामर में है कि नहीं। यदि है तो उसको कन्वर्ट कर देता है वो बाइट कोड में, फिर उसको मशीन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे। इसको हमने वेब इंटरफेस बना रखा है, इसको रन करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसमें आपको मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ जैसे हमने शेयर किया। इसमें यदि सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को, यदि हम ये देते हैं इसको, इसने प्रत्येक बनाएगा। यदि यही प्रत्येक हम उसको देंगे प्रोसेस करने के लिए, तो उसको वो इसकी व्याख्या भी करेगा वो उसी तरीके से। और यदि आप देखें उसका, तो ये सारी प्रक्रियाओं से, ये पाणिनि ग्रामर की सारी प्रक्रियाओं से, सारे संधि के सूत्रों के करके चेक करने के बाद फाइनली वो 2 उत्तर देता है प्रति एक। जो एल्गोरिथम ये है कि दोनों शब्द जो टूटे हैं, ये भी एक यण हो रहा है, ये भी एक यण हो रहा है, बट ये सही है, पहला वाला सही है, लेकिन पॉपुलर नहीं है, क्योंकि मोनिया विलियम की डिक्शनरी में प्रति भी संस्कृत का शब्द है। हमने एल्गोरिथम दिया है कि आप शब्द को तोड़ो और दोनों टूटने वाले दोनों हिस्से डिक्शनरी में शब्द होने चाहिए। तो ये दोनों हिस्से जो शब्द है, ये ज्यादा पॉपुलर है, दोनों एक यण से बन रहे हैं, ठीक है। मैं वापस अपने, आप हमारा स्क्रीन वापस देख पा रहे हैं? Are you able to see my screen? PPT? No sir. No, sir. No, sir. Got it now, right? Yes, yes. हाँ सर। ठीक है। तो अब जो है बहुभाषिक समाज जैसे भारत है, इसमें क्या आवश्यकताएं विशेष हैं हमारे विषय के लिए, वो देखें हम। अब क्या है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी जो है अभी एक आम आवश्यकता बनती जा रही है लोगों की, खासकर कोरोना संक्रमण काल में। अब टेक्नोलॉजी को ब्रेड बटर जैसे, जो भोजन पानी जैसे चीज मानी जाने लगी है, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक हो गया है। इससे हमारा ई गवर्नेंस, अभी सारा हमारा ई गवर्नेंस जो है, हमारी सैलरी, पेंशन, प्रशासन, सारा कुछ, FIR, अब आगे सारा कुछ जो है इनसे होगा। शिक्षा भी अभी देखिए हम ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। और वो सारे फील्ड जहाँ भाषा क्रिटिकल है, इन सब में हमें इस विषय की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि सारी भाषाई जो ग्रुप्स हैं, जैसे कोई अब हिंदी भाषा वाली है, संस्कृत भाषा वाले हैं, अब तेलुगु, तमिल, उस सब में आपस में कॉम्पिटिशन भी है।
सब कहते हैं भाई हमारी भाषा में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब दो तरह का ग्रुप बन गया है, टेक्नोलॉजी जिसके पास है और जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब दो ही एक ग्रुप मुझे दुनिया में हो रहा है। तो सबको टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो प्रयास करते हैं और सरकार से और इंडस्ट्री से इस अपनी भाषा को डेवलप करने में सहायता मांगते हैं। या कुछ अपने ग्रुप्स भी हैं जो लोगों ने बना रखे हैं मदद करने के लिए। अब भारत की जो आप भाषा की स्थिति देखें तो आप सबको ज्ञात होगा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भी इतनी भाषाएं हैं और इतनी विविधता है। 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं। 1761 मेरे ख्याल से किसी भाषाई सर्वेक्षण में पता किया था, 1761 भाषाएं थी। जो डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर है, कई सारे अनडॉक्यूमेंटेड है जहाँ हम लिखते नहीं है भाषाओं में लेकिन फिर भी उसमें सामग्री है। 6000 वर्ष तो संस्कृत की परंपरा हो जाती है, इससे ज़्यादा और 2500 वर्ष पाली प्राकृत कह लें, अपभ्रंश 1500 कह लें और आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 वर्षों की परंपरा तो कम से कम है ही। तो इसके अलावा जो मौखिक परंपरा है, बहुत सी भाषाएं लिखते नहीं लेकिन ज्ञान बहुत होता है। गाँव में लोग असाक्षर होंगे लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, उनको डिग्री नहीं चाहिए लेकिन ज्ञान उनके पास है। वो लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन उनके पास पूरा का पूरा ज्ञान है। तो इन सबको हमें हैंडल करना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए सब लोगों के लिए जिनके पास साक्षरता है, साक्षरता नहीं भी है। और संस्कृत जो है सारी भारतीय भाषाओं पे बहुत ही एक प्रगाढ़ इन्फ्लुएंस संस्कृत ने डाला है सारी भारतीय भाषाओं पे। और फिर किसी दूसरे व्याख्यान में मैं कह रहा था कि जो एमिनो ने जो एक द्रविड़ भाषा का अध्ययन किया था 25 वर्ष तक, उनका निष्कर्ष था कि पूरा का पूरा भारत एक ही भाषा क्षेत्र लगता है और इस पे उन्होंने संस्कृत को काफ़ी क्रेडिट दिया था इस चीज़ के लिए। और संस्कृत के अलावा फारसी मध्यकाल में और अंग्रेजी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल काल में बड़ी महत्वपूर्ण भाषाएं रही हैं। इनका प्रभाव भी पड़ा है। आज भी हमारी जो लीगल भाषा है, भी हमने एक लीगल भाषा पे एक पैनल डिस्कशन किया था इंडस्ट्री के साथ कि तो लीगल टेक्नोलॉजी में फारसी हो जाती है। कई FIR लिखे जाते हैं उसमें उर्दू फारसी का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, वो भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। और आजकल जो सारी भाषाओं पर जो बॉलीवुड की हिंदी है, जिसको हिंदी उर्दू कह सकते हैं, उसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, मैथिली हो, और दक्षिण की भाषाएं हैं, सब पे हिंदी का प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ इन भाषाओं का प्रभाव संस्कृत पे अंग्रेजी पे भी पड़ रहा है। कई सारे शब्द अंग्रेजी में हिंदी उर्दू से आए हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और यदि आप इसको थोड़ा और करीब से देखें तो 4 भाषा परिवार मुख्यतया है। अंडमानीज भाषा परिवार समाप्त हो चुकी है। 4 भाषा परिवार में आप देखें तो 98% जो लोग हैं वो इंडो आर्यन 15 भाषाएं, हमारे संविधान में की बात मैं कर रहा हूँ, 22 भाषाएं संविधान में है, 15 आर्य भाषाएं हैं। तथाकथित मैं भी, क्योंकि मैं द्रविड़ीय परिवार को और आर्य परिवार को अलग नहीं मानता, सैद्धांतिक दृष्टि से मेरा ये मानना है कि ये एक ही मूल परिवार इंडिक से आए हैं। तो 15 भाषाएं संविधान में शेड्यूल्ड हैं आर्य परिवार की और 4 द्रविड़ परिवार की, 19 भाषाएं हो गई। एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक संथाली झारखंड की भाषा और 2 है तिब्बती बर्मी परिवार से बोडो और मणिपुरी, बोडो असम की भाषा, मणिपुरी मणिपुर की भाषा। इन 3 भाषाओं को छोड़ दें तो 97-98% लोग ये 19 भाषाएं बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस भाषा को बोलने वाले कम लोग हो उस तरफ ध्यान हमारा न जाए। एक समृद्ध और सुसंस्कृत राष्ट्र का एक कर्तव्य होता है कि सारे ही भाषी को हम साथ लेके चलें, कोई भाषा पीछे नहीं छूट जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी निर्माण में हमें सारी भाषाओं पर ध्यान हमें देना चाहिए। और यदि आप देखें तो देवनागरी बहुत बड़ी लिपि है और सारी लिपियां, यदि आप लास्ट की ये जो फारसी अरबी लिपि है और रोमन को मैंने मेंशन नहीं किया है, फारसी अरबी लिपि और रोमन, ये 2 लिपि को छोड़ दें हम तो बाकी सारी लिपियां ब्राह्मी जन्य है और इसलिए आपको आसानी से इसमें आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आप मुझे कन्वर्ट करना, मैंने कन्वर्टर बनाए हैं लिपियों का, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कभी। तो यदि आप देवनागरी से आप गुजराती में करें, तमिल तेलुगु में करें तो कन्वर्जन आसान होता है। मैं देवनागरी से यदि उर्दू में करना चाहूँ पर्शियो अरबिक में तो कन्वर्जन बड़ा मुश्किल होता है। रोमन में भी मुश्किल होता है, रोमन से देवनागरी मुश्किल होता है, देवनागरी रोमन मुश्किल नहीं होता। तो ये है। और यदि आप देखें कि देवनागरी बहुत बड़ी लिपि है, 10 भाषाओं की लिपि है और उसके बाद बांग्ला बहुत बड़ी लिपि है और आप देखें गुजराती, कन्नड़ा वगैरह। तो यदि हम भाषाओं को कंप्यूट करेंगे तो लिपियों की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार लोग पढ़ते हैं तो लिपियों में पढ़ते हैं और हाथ से लिखते भी हैं। जब हाथ से लिखते हैं वो भी लिपि है, उसका भी हमें डिजिटाइज करना पड़ेगा। जो सारी हमारे पांडुलिपियां हैं, संस्कृत की पांडुलिपियां देवनागरी में बहुत मिलती हैं, बांग्ला में मिलती हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ग्रंथ
सारी लिपियों में मिल जाती हैं। और कई बार लिपियां मिक्स होती हैं। जो बंगाल में आपको पांडुलिपि कई बार कहीं मिली है, जिसको देवनागरी में किसी बंगाली ने लिखा है, वो कई बार उसमें बांग्ला जैसी बात लिपि में वो डाल देते हैं। जैसे पृष्ठ मात्रा बांग्ला में होती है, तो देवनागरी में पृष्ठ मात्रा लगा देते हैं। तो ऐसे कई पांडुलिपियां मिले जहाँ पे लिपियों का मिश्रण हो चुका है। तो ऐसे हमारे स्मार्ट टूल्स होने चाहिए जो ऐसी सारी पांडुलिपियों को पढ़ सके, समझ सके। यदि आप एक बहुत बड़े डाइवर्स बहुभाषिक देश में हैं, तो आपको कई लिपियों का ज्ञान होना चाहिए। और हमारे संस्कृत के टेक्स्ट में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि लोग अपनी बहुभाषिकता दिखाते हैं, गर्व के साथ दिखाते हैं कि मैं प्राकृत भी जानता हूँ, मैं सौराष्ट्री भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है कि आप कई लिपियों को और कई भाषाओं को जानते हैं। तो हमारे यहाँ ये प्राचीन परंपरा रही है, और इसको कार्यान्वयन करने के लिए, इसको अंजाम देने के लिए हमारे देश में संस्थाएं हैं। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी बहुत लगन से लगा हुआ है, और MHRD भी फंड करती है यूजीसी के थ्रू। तो प्राइवेट में जो कंपनियां हैं काफ़ी फंड कर रही हैं ऑल्ट्रुइज्म के जरिए। मतलब जो लोग अपनी भाषा, अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो जो दबी भाषाएं हैं, आगे नहीं आ पा रहे, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उनको भी फंड देते हैं। वो कई सारे फंड, कई जैसे टाटा ने फंड किया चिराग फाउंडेशन को भाषाओं को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो कई सारे लोग हैं और संस्थाएं जो फंड करती है भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। अब जो एकेडमिया हमारा अभी है भारत में, इसमें कौन क्या कर रहा है। IIT चेन्नई जैसे स्पीच के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, स्पीच टेक्नोलॉजी के लिए। IIT दिल्ली तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। IISc बैंगलोर ऑनलाइन हैंडराइटिंग के लिए मानी जाती है। JNU में लैंग्वेज टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज टूल्स के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और CDAC जो है दरबारी जी का ग्रुप, वो मशीन अनुवाद, और जिस्ट ग्रुप जो है वो स्क्रिप्ट वगैरह के लिए। हमारे सुधीर जी जो रिसोर्स पर्सन है वो CDAC जिस्ट में काम करते हैं। और IIIT हैदराबाद और IIITM त्रिवेंद्रम, ये सारे हमारे पार्टनर रहे हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट में। और कई सारी यूनिवर्सिटियाँ ये मशीन अनुवाद वगैरह पे कार्यरत हैं। और IIT बॉम्बे के पुष्प भट्टाचार्य जिन्होंने IIT पटना में नया ग्रुप शुरू किया है, काफ़ी तेज़ी से उभर के आ रहे हैं। मशीन अनुवाद और वर्डनेट के क्षेत्र में इनका कार्य होता है। इंडस्ट्री में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का अनुवादक है, और माइक्रोसॉफ्ट अनुवादक के लिए हमने कोलैबोरेट किया है और हमने एक सिस्टम बनाया है। आप उसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हो गया है, 2013 में रिलीज हुआ था। गूगल का सर्च इंजन भी है और उनका मशीन अनुवादक भी है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी हो रही है। स्विफ्ट की कीबोर्ड्स के लिए काम करती है, हमने इनके साथ कंसल्ट किया, कई कीबोर्ड्स बनाने में मदद की इनकी। अमेजन AI में अपने हमारे छात्र काम करते हैं, ये असिस्टेंट बनाते हैं, ये स्पीच सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं। इनका एलेक्सा बड़ा प्रसिद्ध है। सैमसंग का एक बड़ा लैब है बेंगलोर में, AI पे अच्छा काम कर रहे हैं। सारे एम्बेडेड सिस्टम टीवी में, वॉशिंग मशीन में, इन सब में अब भाषा से कैसे इनको हम ऑपरेट करेंगे, इस पे कार्य कर रहे हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि आजकल हम हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी बैटरियाँ दुनिया भर में हर महीने हर दिन वेस्ट होती होंगी। यदि हम वॉइस से ऑपरेट करें अपने संयंत्रों को, तो कितनी बड़ी बचत होगी, पर्यावरण की रक्षा कितनी होगी। तो ये वॉइस ऑपरेटेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स अब तेजी से बन रहे हैं। और एडोबी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में भारतीय भाषाओं में काम कर रही है, नोएडा में वो हैं। और नुआंस टेक्नोलॉजी इनपुट मैकेनिज्म के लिए काम करती है, हमने उनके लिए कुछ काम किया है। EasyDI डेटा इंटेलिजेंस कंपनी केंटकी, अमेरिका और अहमदाबाद में कार्यरत हैं, और ये तेजी से मेडिकल डेटा डोमेन में काम करती हैं। मैं उनको एडवाइस भी करता हूँ इस कंपनी को, हमारे छात्र भी वहाँ काम करते हैं। अब जो भारत सरकार का उपक्रम था जो 1991 में सेटअप हुआ था, उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी समस्या देश में भाषा की रहेगी, और हमारे पार्लियामेंट में दिनों दिन जो भाषा की समस्या, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी, तो हम इसमें एक टेक्नोलॉजी निर्माण की दिशा में कार्य करें। तो उन्होंने ये एक विभाग बनाया मिनिस्ट्री ऑफ IT में, और ये तेजी से कार्य कर रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट्स ये फंड करते हैं। इन्होंने कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने फंड दिए हैं, प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जैसे CDAC में दिया है मशीन अनुवाद के लिए, IIT कानपुर में दिया है मशीन अनुवाद के लिए, और IIIT हैदराबाद में मशीन अनुवाद के लिए, और JNU में मशीन अनुवाद और कॉर्पोरा के लिए, और IIT दिल्ली में OCR के लिए, डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन के लिए, IISc बैंगलोर में ऑनलाइन हैंडराइटिंग के लिए, और क्रॉस लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन के लिए IIT बॉम्बे में, IIT चेन्नई में स्पीच रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज के लिए। अब ये कि क्या हमारा जो प्रोग्रेस है वो इन पे डिपेंड करता है, यस और बिग यस, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हमारे क्षेत्र हैं प्रोग्रेस के,
आज हम यदि उन्नतिशील देश बनना चाहते हैं तो हमें करप्शन को कम करना होगा और विजिबिलिटी लानी पड़ेगी हर जगह पे। तो यदि हम गवर्नेंस में यदि कंप्यूटर IT लाएं और गवर्नेंस यदि अपनी भाषा में लोग हो रहे हैं, आज मेरे पिताजी को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, रुक जा रहा है पेंशन, तो वो अपने ऐप के जरिए अपना पेंशन दोबारा चालू कर ले रहे हैं। शिक्षा, किसी को दूर दराज इलाके में शिक्षा अपनी भाषा प्राप्त करनी है तो अपनी भाषा में वो NPTEL लेक्चर्स को प्राप्त कर ले रहा है। तो हेल्थ की सामग्री मिल जा रही है। तो सारे डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी कोरोना की प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक वेबसाइट दिया कि इस पर रजिस्टर कर लो आप। वेबसाइट उसकी बच्चों की, लोगों की भाषा में होना चाहिए, तब वेबसाइट पे लोग उसको कर पाए। वेबसाइट स्पीच में होना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी लोगों की भाषा के लिए, लोगों की के कार्य के लिए। और ये भाषा और साहित्य और संस्कृति, नॉलेज, ट्रेडिशन सबको यदि हमें बचाना है और आगे बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी हमको। अब संस्कृत की विशेष परिस्थिति देखें। संस्कृत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाषा है और जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि एक प्राकृतिक भाषा भी है, कृत्रिमता भी है। ये बहुत एंशिएंट भाषा है, सबसे एंशिएंट भाषा है और एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन रही है और अत्याधुनिक भाषा भी है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें आप तो। और ये प्राकृतिक भाषा है और इसमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाली बात भी है, दोनों ही बातें इसमें है, क्योंकि प्रिसिजन काफी ज्यादा है। मानकीकृत है, इसलिए हम इसको संस्कृत कहते हैं। और ये सड़क की भाषा नहीं है। आजकल कोई सड़क पे संस्कृत नहीं बोलता, मेरे ख्याल से बोलना भी नहीं चाहिए। और क्या इसका कोई लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है? यदि आप देखें तो गुजराती, मराठी जैसी कम्युनिटी संस्कृत की नहीं है, लेकिन फिर भी सारे राज्यों में बोली जाती है संस्कृत। दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, सारे विद्वान संस्कृत में बोलते हैं, बहुत से विद्वान, और काफी इज्जत, रिस्पेक्ट संस्कृत भाषा के लिए दुनिया भर में है। और पाणिनि भाषा व्याकरण जो है किसी भी भाषा का एकमात्र संपूर्ण व्याकरण है। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन चलिए मैंने थोड़ी सी बात कही कि हमारी जो पांडुलिपियां हैं, बहुत विशाल एक पांडुलिपियों का संग्रह देश के पास है, लेकिन वो हम उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, डिजिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो पांडुलिपियां नष्ट हो रही हैं। डोमिनिक मुजास्तिक ने कहा कि हम सेवरल हंड्रेड हर सप्ताह लूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पांडुलिपियों में भाषा कौन सी भी स्पष्ट नहीं होता। मैं यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया का मैं कंसल्टेंट था, मैं वहाँ गया था तो उन्होंने मुझे वहाँ अपनी लाइब्रेरी दिखाई। उसका नाम है वैन पेल्ट लाइब्रेरी, यूपेन का बड़ा प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। उसमें संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट रखे हुए पांडुलिपियां मुझे दिखाए इन्होंने। उसमें बहुत सारी पांडुलिपियां राजस्थानी भाषा की थी और संस्कृत भी देवनागरी में थी, उसको संस्कृत समझ कर रख रहे हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि देवनागरी जब में होता है तो हम समझते हैं संस्कृत है। लैंग्वेज डिटेक्शन, अपने आप कैसे पता कर लें कि क्या जो देवनागरी में है वो संस्कृत है कि नहीं। वैसे तो ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी संस्कृत हमारी प्रायोरिटी अभी है। दूसरा कि टेक्निकल नेचर है सब्जेक्ट मैटर का, तो हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए। और हमारे पास देखिए कि संस्कृत दुनिया की सबसे फंडेड भाषा हम कह सकते हैं एक दृष्टि से, कि 17 विश्वविद्यालय अंग्रेजी के भी नहीं है दुनिया में एक्सक्लूसिवली। तो आप 150 डिपार्टमेंट्स हैं, 17 विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अंग्रेजी के भी नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस सबको लेके आगे बढ़ें और एक जो हमारा टास्क हमारे पास है हमारी संस्कृति को प्रिजर्व, प्रमोट और आगे बढ़ाने का। तो संस्कृत के लिए क्या कार्य हम कर सकते हैं, मैं 5 मिनट लूंगा। तो जैसे तो हम इनपुट आउटपुट टूल्स बनाने चाहिए हमें, स्मार्ट कीबोर्ड्स, OCR, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच, मल्टी मॉडल रिकॉग्निशन और मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन। टेक्स्ट को पढ़ना, उसको सिंप्लीफाई करना, टेक्स्ट को समराइज करना। ई लर्निंग शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मशीन अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। हमें डिजिटल रिसोर्स संस्कृत बनाने पड़ेंगे, डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ हेरिटेज टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मल्टी मॉडल टेक्स्ट, स्पीच और वीडियोस का, जैसे नाटक के परफॉर्मेंस हो रहे हैं, वैदिक रिचुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, वैदिक पाठ ट्रेडिशंस परंपराएं हैं, कल्चरल राइट्स रिचुअल्स हैं। डिजिटल मैपिंग और यात्रा, जो हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं, रिलीजियस टूरिज्म होता है, उनको मैप करना, कई कार्य इस पे किए हैं, जर्मनी में हमारे एक मित्र हैं। और डिजिटल रिसोर्सेज ऑफ आयुर्वेदा टेक्स्ट, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तभी इसको आगे बढ़ पाएंगे। एक्सपर्ट सिस्टम बनाने पड़ेंगे हमें, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, वैदिक परंपराओं, वेदांगाओं के लिए, वेदांगों के लिए, और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हमारे एपिक्स के लिए, और कथा साहित्य, गीति साहित्य वगैरह पुराणों के लिए हमें करना पड़ेगा। और निश्चित तरीके से हमें एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी और रिसोर्स को लाना पड़ेगा संस्कृत को डिजिटल मोड में आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शास्त्र है, जिसकी चर्चा हमारे वक्ताओं ने की, कैसे शास्त्रों के जरिए हम AI को एक्सप्लोर करें, कैसे दोनों का हम मैनेज कराएं। जैसे अभी जॉन मैकार्थी कहते हैं कि जब तक कंप्यूटर
आधुनिक ऑर्डिनरी भाषा में लिखे ज्ञान को नहीं पढ़ पाएगा, हम एआई नहीं कर पाएंगे। और आधुनिक भाषा में लिखा चीज मैथमेटिकल नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता, कैसे कन्वर्ट करें? तो वी नीड ए प्रोग्राम जो ऑर्डिनरी भाषा में लिखी चीजों को मैथमेटिकल लॉजिक में कन्वर्ट कर दे। और उसके लिए निश्चित रूप से व्याकरण, न्याय, मीमांसा की हम मदद ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक समुचित, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, एआई और व्याकरण, न्याय, मीमांसा को मिला के करे, और हमारे ही विभाग में ये संभावना बहुत प्रबल है। और एक छोटी समरी में 2 मिनट में दूंगा कि हमारे यहाँ इस विषय पे क्या क्या कार्य हुए हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स आए, हमने जो खत्म किया संस्कृत से हिंदी मशीन अनुवाद का, ये हैदराबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू और 5 अन्य विश्वविद्यालय थे, ये भारत सरकार का फंडिंग था। ये रूल बेस्ड सिस्टम था, हमने इसको अंजाम दिया। और ये शैलो पार्सर टूल्स जो 12 भाषाओं में जो पार्सिंग, भाषाओं की पार्सिंग होनी है, इसमें शब्दों की व्याख्या करनी है, इसमें प्रोजेक्ट था। और इंडियन लैंग्वेज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव में जो 17 भारतीय भाषाओं में मशीन लर्निंग के लिए जो कॉर्पोरा निर्माण किया जाए, खासकर मशीन अनुवाद के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, तो वो एक नेशनल कॉर्पोरा भारतीय मानक पे बनाया गया। इसके लिए हमने सर्वर पे सॉफ्टवेयर बनाया। और जो कंसल्टेंसीज आती हैं और छोटे छोटे उपकरण बनते हैं, जैसे नुआंस टेक्नोलॉजी ने कश्मीरी के लिए कीबोर्ड बनाने के लिए कंसल्टेंसी की हमने। और स्विफ्ट की का जो कीबोर्ड है अवेलेबल है, संस्कृत का कीबोर्ड, आप इसको इस्तेमाल करें, गूगल प्ले स्टोर में जाएं और स्विफ्ट की डाउनलोड करें और संस्कृत इनेबल करें। इसके जरिए आप तेजी से टाइप कर पाते हैं। ये कीबोर्ड प्रेडिक्टिव होता है, ये गेस कर लेगा कि आप क्या टाइप करने वाले हैं संस्कृत के लैंग्वेज बिहेवियर से, जो लोग इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग में। और संथाली, मणिपुरी, मैथिली के लिए भी, सिंधी के लिए बनाया, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन हैंड राइटिंग के लिए हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कार्य किया था। और उस वक्त गोल था कि कैसे हम उसको देवनागरी रिकग्निशन को, हम हैंड राइटिंग को हम टैबलेट पीसी पे ला पाएँ। मल्टी मॉडल जो 8 भाषाओं में जो सिक्योरिटी सेंसिटिव भाषा है, यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था, ये एलडीसी यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के लिए हमने कार्य किया था। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, बांग्ला, आप देखें पंजाबी भी है, खैर पश्तो दरी है, अफगानिस्तान की भाषाएं हैं। इस भाषा के लोग यदि एयरपोर्ट से गुजरे, यदि इन भाषा में बात करें, तो क्या मशीन उनको फ्लैग करती कि इन देशों से आए हैं? तो चेहरे मोहरे से लोग आजकल पता नहीं चलता कि किस देश का होगा, लेकिन भाषा के बोलने के तरीके से पता कर सकते हैं किस देश का होगा। ये अनुवादक बनाया था हमने माइक्रोसॉफ्ट के लिए, अंग्रेजी से उर्दू का। और इस पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसमें जेएनयू का वो आता है लोगो, आप इसको देख सकते हैं। ये आप इसको टेस्ट करें, जो भी लोग उर्दू फारसी लिपि जानते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे यहाँ पे जेएनयू का आता है कि हमारे सेंटर का, हमारे स्कूल का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो साथ साथ हमने इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी का अनुवाद ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है इसी प्लेटफॉर्म पे। और जैसे अभी हिंदी संस्कृत रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, जैसे हिंदी संस्कृत हो जाता है इसी प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाएगा। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट से ये एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। हमारे कुछ मॉन्स्टर टूल्स हैं जिसका आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन भाषाओं में संविदा सामग्री नहीं होती उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जो हमारे लोगों के, छात्रों के जो रिसोर्स हमारे छात्र बनाते हैं, पीएचडी एमफिल के छात्र, उन सबका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, क्या काम कर रहे हैं, क्या टूल्स बनाए उन्होंने, सब यहाँ पे सर्वर पे, संस्कृत सर्वर पे वो लाइव रहता है। और साथ ही हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर 2 साल पे हम एक सेमिनार करते हैं। इस बार फ्रांस में होने वाला था, 4 हमने सेमिनार किए, इस्तांबुल, रेकियाविक, पोर्तो, स्लोवेनिया और जापान में। 5वां फ्रांस में होने वाला 16 मई को, जो अभी 24 मई को हमने ऑनलाइन किया। और इसमें भी बहुत बढ़िया एक पैनल डिस्कशन हुआ, कई सारे विद्वान जुड़े, और इसका सेमिनार का प्रोसीडिंग्स भी पब्लिश हो चुका है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हमें अब तक स्पॉन्सर किया है पार्शली, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये हमने एक संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी निर्माण में श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। हर एक भाषा में क्या टेक्नोलॉजी की स्थिति है, इस पे क्या हमने बनाया था श्वेत पत्र, आप देखेंगे। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ जल्दी से, कि ये कि हर भाषा में जो टेक्नोलॉजी की स्थिति है वो क्या है, और कितना टेक्नोलॉजी बन चुका है, कितना निर्माण आगे होना चाहिए, इस बात पे हमने किया था, इस पे एक सेमिनार किया था। और जो डेमो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो लाइव है, और इस पे आप हमारे सारे चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं आग्रह करूँगा आपके sanskrit.gnu पे जाएं, और जो हमारे उपकरण हैं इसका भी डेमो, उसके बारे में सुभाष जी अगले सत्र में बताएंगे। मैं इसको अभी स्किप करता हूँ। और आगे कुछ रीडिंग्स हमने दिया है कि यदि आप इस विषय में
आपको पढ़ाना है आगे, तो ये कुछ किताबें जरूर पढ़ें। चॉम्स्की बहुत बड़े विद्वान हैं, और ऑक्सफोर्ड हैंडबुक कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स का, जोराफ्सी मार्टिन का, और संस्कृत कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स जो मेरी अपनी पुस्तक है एडिटेड वॉल्यूम स्प्रिंगर से, वो देखें, और एक सोवा की किताब पढ़ें। लेकिन हिंदी में पुस्तकें, हम जो ये 7 दिन का की कार्यशाला करा रहे हैं, इसका प्रोसीडिंग्स हम हिंदी में निकालेंगे, और आप सबको ध्यान में रखते हुए हम एक पुस्तक निकालेंगे जो आप इसको आसानी से रेफरेंस कर पाएंगे। और सुभाष जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में जो विषय चल रहा है उसके लिए पुस्तकें निकाली हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतने मनोयोग से और पेशेंस से हमें सुना। और यदि कोई प्रश्न हो तो अभी हम प्रश्न ले सकते हैं, या नहीं तो आप चैट में, हमारे चैट मैनेजर शिलादित्य भट्टाचार्य चैट देख रहे हैं, उनको आप प्रश्न दे दें, सारे प्रश्न कलेक्ट करके मुझे भेज देंगे, मैं उनका जवाब ईमेल से आपको भेज दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ